हेलो स्टूडेंट्स, मैं जनार्दन यादव, प्रवक्ता भूगोल विभाग, साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाढ़ आपदा एवं प्रबंधन टॉपिक पढ़ेंगे। हम अपना टॉपिक शुरू करें इससे पहले जिन्होंने हमारे ऑनलाइन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। आपकी स्क्रीन पर दाहिनी तरफ सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है, उसे दबाएं और इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारे चैनल द्वारा जो भी नई अपडेट्स देती जाती रहें उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमें आपके रिव्यू का इंतज़ार रहेगा। आप अपने कमेंट्स ज़रूर करें, जो भी हमारी कमियां हैं उन्हें बताएं। आपका स्वागत है इसके लिए, जिससे कि हम अपनी आगे की क्लासेस में उन कमियों को दूर करके आपको अच्छे से अच्छी जानकारियां उपलब्ध करा सकें। तो आइए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है बाढ़ आपदा एवं प्रबंधन। बाढ़ एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी लोग परिचित होंगे, और जब भी हम बाढ़ का जिक्र करते हैं या बाढ़ शब्द हमारे सामने आता है तो सामान्यतः हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले जो चित्र उभर कर आता है वो आता है नदी का, और उस नदी के जल का आसपास के क्षेत्रों में भरा होना, चारों ओर फैल जाना, चारों ओर जल ही जल दिखाई देना। ऐसे ही चित्र हमारे मस्तिष्क में दिखाई देते हैं, जिसमें संपूर्ण क्षेत्र जल से डूबा हुआ रहता है। इसे ही हम बाढ़ के रूप में समझते हैं। तो अर्थात बाढ़ को हम सदैव नदी से जोड़कर देखते हैं। सामान्य रूप में बाढ़ उस स्थिति को कहते हैं जब कोई क्षेत्र कई दिनों तक लगातार जलमग्न रहता है, तो ऐसी स्थिति बाढ़ कहलाती है। अर्थात चाहे वह क्षेत्र नदी के आसपास का हो या किसी शहर या गांव का आंतरिक क्षेत्र हो, समुद्र तटीय क्षेत्र हों, जब कोई हिस्सा भूमि का जलमग्न रहेगा, जल से डूबा हुआ रहेगा कई दिनों तक लगातार, तो वह स्थिति बाढ़ कहलाती है, या इसे ही हम बाढ़ आपदा के रूप में जानते हैं। क्योंकि प्रायः जल जो हम देखते हैं बाढ़ के रूप में, ये नदियों के माध्यम से ही आता है। इसीलिए हमारे मन में जो सबसे पहला चित्र उभरता है बाढ़ के द्वारा, वो नदी के साथ इसको हम जोड़कर देखते हैं। यह एक प्राकृतिक घटना है और उस समय आपदा बन जाती है जब मानव समाज को प्रभावित करती है, अपार जनधन की हानि करती है। हम में से सभी लोग कभी न कभी इस आपदा से अवश्य प्रभावित हुए होंगे, या तो हम या आप या आपके कोई रिलेटिव बाढ़ आपदा से प्रभावित हुए हैं, या हमने इस आपदा को देखा है। अपार जनधन की हानि करती है। प्रतिवर्ष हम देखते सुनते होंगे समाचार चैनलों में कि फला क्षेत्र में बाढ़ आई, अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आ गई, लगातार भारी वर्षा के कारण नदी का जल आसपास के क्षेत्रों में जलमग्न हो गया। साथ ही साथ प्राकृतिक क्रियाओं के साथ साथ मानव द्वारा जो भी आर्थिक क्रियाएं की जा रही हैं, जैसे अधिवासों या मकानों का निर्माण करना, बस्तियों का बसाव करना, सड़कों का निर्माण करना, वनों को काटना, बांधों का निर्माण करना, ये सब बाढ़ आपदा की आवृत्ति में, उसकी प्रचंडता में लगातार वृद्धि करते जा रहे हैं। आपने अपने शहरों के आसपास देखा होगा, जो भी नदियां बह रही हैं आपके शहर में, अक्सर
धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा शहर बढ़ता जाता है, हम नदी की घाटी में जा कर के बसते जाते हैं। वहाँ मोहल्लों का निर्माण हो जाता है, नए मकानों का निर्माण हो जाता है, आर्थिक गतिविधियों के केंद्रों का निर्माण होता रहता है। तो जब आप नदी के क्षेत्र में जाएंगे, और प्रायः हम यही करते ही आ रहे हैं, धीरे धीरे हम नदी के क्षेत्र को सीमित करते जा रहे हैं। जो नदी कभी बहुत विशाल क्षेत्र में बहती थी, आज उसको हम एकदम सीमित कर दिए। अब उसका परिणाम ये होता है कि जब कभी ज़्यादा वर्षा होती है या नदी में कहीं से भी जल अधिक आया, तो जल फैला, तो आसपास जो भी मोहल्ले बसे थे या मकान थे या आदिवास बने हुए थे, जलमग्न हो गए, बाढ़ आपदा आ गई। इसीलिए अब हम ज़्यादा बाढ़ आपदा से प्रभावित होते हैं, या ये कह लें कि इसलिए अब बाढ़ हमारे लिए ज़्यादातर आपदा के रूप में प्रदर्शित हो रही है। प्रायः इसका संबंध मैदानों से लगाया जाता है, और विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.5% हिस्सा बाढ़ मैदानों में बसा हुआ है। और यहाँ इन बाढ़ मैदानों में 16.5% जनसंख्या निवास करती है। तो इस 16.5% जनसंख्या बाढ़ प्रभावित है संपूर्ण विश्व की। अब देखते हैं, कई राष्ट्रों में कुछ नदियाँ हैं, ये दिया हुआ है मैंने कि कौन कौन सी हैं। जैसे भारत में गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कोसी है, दामोदर है, ये अपनी बाढ़ के लिए कुख्यात हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, प्रतिवर्ष बिहार में लाखों हेक्टेयर की भूमि कोसी नदी द्वारा जलमग्न हो जाती है। कृषि क्षेत्र का नुकसान होता है, कई गांव डूब जाते हैं पूर्णतः, मकान नष्ट हो जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं। इसी तरीके से दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है, अपनी बाढ़ के लिए बहुत ही कुख्यात है। इसकी बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए इस पर दामोदर घाटी परियोजना में बांध का निर्माण किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी असम में अपनी विनाशकारी बाढ़ों के लिए विख्यात है, और वहाँ पर भयानक या मानव संपत्ति को अपार नुकसान पहुँचाती है, लगभग प्रतिवर्षीय होता है। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी नदी है, चीन में ह्वांगहो है, म्यांमार में इरावदी नदी है, पाकिस्तान में सिंध नदी है। ये नदियाँ अपने अपने राष्ट्रों में तथा अन्य अनेक नदियाँ अपने अपने राष्ट्रों में अपनी बाढ़ के द्वारा अपार जनधन को हानि पहुँचाती हैं। अब हम बात करते हैं बाढ़ों के वर्गीकरण की। बाढ़ों का वर्गीकरण। बाढ़ों को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है स्थलीय या नदी बाढ़। ये सामान्य रूप में जो बाढ़ प्रायः आती है हमारे आसपास के क्षेत्रों में, नदियों का जल जब बढ़ जाता है, तो इसे हम स्थलीय या नदी बाढ़ के रूप में जानते हैं। दूसरा जो आता है वो है तटीय बाढ़ या तूफान लहर बाढ़। ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में आती है, और प्रायः जब समुद्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं तो वो समुद्री लहरों को तट के अंदर की ओर लेकर के आते हैं, जिससे आसपास का जो तटीय क्षेत्र होता है वहाँ भयंकर बाढ़ आती है, और इससे अपार जनधन की नुकसान होता है। हमारे देश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अप्रैल और मई के महीने में तथा अक्टूबर और नवंबर के महीनों में ऐसे चक्रवाती तूफान आते हैं, और लगभग प्रतिवर्ष पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, इधर आपका अरब सागर के किनारे मुंबई यानी महाराष्ट्र और गुजरात राज्य हैं, ये सब बाढ़ों से प्रभावित होते हैं। ख़ास तौर पर बंगाल की खाड़ी के किनारे के जो राज्य हैं, यहाँ तो अत्यधिक नुकसान होता है इस तटीय बाढ़ से। तीसरा है आकस्मिक बाढ़। आकस्मिक बाढ़ से तात्पर्य होता है जब अचानक बाढ़ आ जाए तो इसे हम आकस्मिक बाढ़ कहेंगे। ऐसा तब होता है जब किसी क्षेत्र में अचानक लगातार से कई दिनों तक भारी वर्षा होती रहे तो वह क्षेत्र जलमग्न हो जाए, इसे हम आकस्मिक बाढ़ कहेंगे। या आपने सुना होगा कई बार पर्वतीय क्षेत्रों में बादल का फटना। बादल का फटना से तात्पर्य होता है एक स्थान पर सीमित क्षेत्र में अचानक से बहुत अधिक वर्षा हो जाए भारी मात्रा में, तो यही बादल का
फटना कहलाता है। जैसे दिन भर की वर्षा 1 घंटे में अगर हो जाए किसी क्षेत्र में तो ये बहुत ज़्यादा जल राशि होगी और ये बाढ़ का काम करेगी। जैसे अगर 1 गिलास पानी भरना हो उसमें हम 1 बाल्टी डाल दें तो आसपास का पूरा क्षेत्र वो भर जाएगा। ये इस तरीके की स्थिति, ये आकस्मिक बाढ़ कहलाता है। चौथा है बांध विफलता बाढ़। बांध विफलता से तात्पर्य होता है नदियों पर जो हम बांध लगाते हैं, जब अचानक वो टूट जाते हैं तो उस बांध से निर्मित जो झील है उसमें जो अपार जलराशि होती है वो बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ती है और आसपास का संपूर्ण क्षेत्र जलमग्न कर देती है। इसे हम बांध विफलता बाढ़ कहते हैं। और फिर लास्ट में स्थानीय जल भराव जनित बाढ़। ये प्रायः आपके आसपास के क्षेत्रों मोहल्लों में होता होगा और वर्षा ऋतु में हम इससे बहुत प्रभावित होते हैं। कई शहरों में छोटे छोटे मोहल्लों में जल निकास की समुचित व्यवस्था न होने के कारण वर्षा ऋतु के दौरान जल भराव की समस्या आती है, जिससे कि स्थानीय जल भराव जनित बाढ़ के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं हम बाढ़ के कारण कि बाढ़ आपदा के कौन कौन से कारण होते हैं। तो पहला है लगातार जल वर्षा होना। जब कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रहती है, पानी न रुके या अधिक तीव्र गति से बरसे या धीमी गति से भी बरसता है, तो उस लगातार भारी वर्षा के कारण संपूर्ण क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में जल भराव हो जाता है, जिससे बाढ़ आती है या नदियों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है और नदियों का जल अपने बांधों के ऊपर से बहने लगता है, जिसे हम बाढ़ आता है। दूसरा दिया गया है नदियों के घुमावदार मार्ग। नदियों अक्सर प्रायः विसर्पों में बहती हैं, यानी नदी के मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। ये जो नदी के मोड़ होते हैं ये नदी के प्राकृतिक बहाव को रोकते हैं। तो जब इनमें जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो अधिक मात्रा में जल जो जाता है उसकी गति अधिक होती है, किंतु विसर्प इस गति को रोक लेते हैं, जिससे जल आसपास के क्षेत्रों में फैल करके बाढ़ की आपदा को ले आता है। तीसरा है व्यापक वन विनाश। वन विनाश के कारण भी नदियों में बाढ़ आती है। वन विनाश का प्रभाव ये होता है कि वर्षा ऋतु के दौरान जल सीधे भूमि पर गिरता है और धरातली वाही जल के रूप में वो जल नदी के जल ग्रहण क्षेत्र से सीधे नदियों में आकर के पहुंच जाता है, जिससे नदियों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है और इससे जो है बाढ़ की समस्या आती है। इसमें एक कारण ये भी होता है कि वन विनाश के कारण फिर वर्षा के दौरान जल की बूंदों से मृदा अपरदन अधिक मात्रा में होता है और वो अपरदित हुई मिट्टी नदी वाही जल के साथ नदियों की घाटियों में पहुंच जाती है, जिससे कि नदियों की घाटियों का तल धीरे धीरे ऊंचा उठने लगा और जल आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। चौथा कारण दिया गया है नगरीकरण का विस्तार। नगरीकरण के विस्तार में स्थिति ये है कि हमारे यहाँ शहर बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लगातार पक्के मकान, सड़कें, नालियाँ। तो जो वर्षा का जल है वो जब पक्की भूमि है तो वो उसको सोखती नहीं है जल को। इससे क्या होता है, धरातली वाही जल की मात्रा बढ़ जाती है और इन शहरों से निकलने वाला ये जल नाली और नालों के माध्यम से नदियों में पहुंचता है और बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। पांचवा कारण है जल के प्राकृतिक बहाव में अवरोध। कभी कभी भूकंप या भूस्खलन आपदा के कारण नदी के प्राकृतिक बहाव में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि एक अस्थायी बांध का निर्माण हो जाता है और जब जलराशि की मात्रा बढ़ती है तो ये अस्थायी बांध टूट जाता है, जिससे आगे की नदी की घाटी में जल अपार मात्रा में पहुंच करके बाढ़ का रूप ले लेता है। तो ये कारण थे जो बाढ़ के थे।
अब हम बात करते हैं बाढ़ के प्रभावों की। बाढ़ के प्रभावों को दो भागों में हम वर्गीकृत करते हैं, एक अनुकूल प्रभाव और दूसरा प्रतिकूल प्रभाव। अनुकूल प्रभावों के अंतर्गत पहले बात करेंगे नई जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप। जब भी बाढ़ आती है तो वो अपर्दन के द्वारा जो मिट्टी नदियों में लाई जाती है, बाढ़ के कारण वो बालू व मिट्टी के कण आसपास के क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर एक नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है और ये मिट्टी जो है बाढ़ मैदानों का निर्माण करती है। दूसरा है कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी। ये जो जलोढ़ मिट्टी बाढ़ के द्वारा लाई जाती है, ये कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है और इसमें फसलों का उत्पादन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तीसरा कारण है ताज़े जल की जैव विविधता में वृद्धि हो जाती है। नदियों में जो जल पाया जाता है इसे हम ताज़ा जल कहते हैं, समुद्रों में जो पाया जाता है इसे हम खारा जल कहते हैं। जब भी बाढ़ आती है तो जल की मात्रा अधिक होने के कारण ताज़े जल में पाए जाने वाले जीवों के विकास में के अनुकूल दशाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे जैव विविधता समृद्ध होती है और जब जैव विविधता समृद्ध होती है तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र मजबूत होता है। चौथा है मिट्टियों में नमी। बाढ़ आने से मिट्टियों में पर्याप्त नमी की मात्रा बनी रहती है, जिससे कि कृषि करने में सहायता होती है। अब बात करते हैं हम प्रतिकूल प्रभाव की। प्रतिकूल प्रभाव से आप सब भली भांति परिचित होंगे, जैसे मानव मृत्यु। बाढ़ होने से अपार जनजीवन की क्षति होती है, बहुत से लोग डूब करके मर जाते हैं। दूसरा अधिवासों व बस्तियों का विनाश। जब भी बाढ़ आती है तो आसपास जिन क्षेत्रों में बाढ़ आपदा आती है वहाँ मानव बस्तियाँ डूब जाती हैं, घर नष्ट हो जाते हैं, विभिन्न भवन गिर जाते हैं, सड़कें पुल इत्यादि बह जाते हैं। तो इस प्रकार अपार मानव संपदा और संपत्ति का नुकसान होता है। चौथा कृषि की क्षति होती है। बाढ़ आने से लाखों हेक्टेयर भूमि, कृषि भूमि डूब जाती है, फसलें जो तैयार रहती हैं डूब जाती हैं, जिससे कि प्रतिवर्ष लाखों टन अनाज का नुकसान होता है और इसका व्यापक प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। पांचवा कारण है संपत्ति की क्षति होना। जब भी किसी शहर या गांव में बाढ़ आती है तो लोगों द्वारा बनाई गई जो भी संपत्ति है या उनके द्वारा अर्जित की गई, वह सब बाढ़ की विभीषिका में डूब करके समाप्त हो जाती है। पांचवा पर्यावरण को भी क्षति पहुंचती है। बाढ़ के कारण जो भी उसके साथ बह के कचरा इत्यादि आता है वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। बाढ़ समाप्त होने पर इसके कारण महामारियां इत्यादि फैलने लगती हैं और जिनसे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो इस प्रकार हमारे पर्यावरण को भी इससे नुकसान पहुंचता है। अब हम बात करेंगे बाढ़ नियंत्रण के उपायों की। सबसे पहला उपाय है वाही जल को रोकना। वाही जल से तात्पर्य होता है जो धरातली जल बह करके नदियों में पहुंचता है, इसे हम वाही जल कहते हैं। तो जब तक हम इसे रोकेंगे नहीं, रोकने से तात्पर्य है इसमें अवरोध उत्पन्न करना, जिससे कि नदियों में ये देर से पहुँचे, नदियों में जल की मात्रा कम रहे। अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाएं तो हम नदियों में आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक सफल हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम नदी जल ग्रहण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। जितना ज़्यादा हम वृक्षारोपण करेंगे उतना ही वाही जल को नदियों तक पहुँचने में देरी करने में हम सफल हो सकते हैं। साथ ही साथ नगरीकरण की जो प्रवृत्ति बढ़ी है,
इसको भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे भूमि पक्की सतह में परिवर्तित होती जा रही है, जिससे वो जल को अवशोषित करने की जो उसकी अपनी क्षमता है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो जल की अपनी, भूमि की अपनी अवशोषण की क्षमता बनी रहे, जिससे कि वाही जल जो है वो कम मात्रा में नदियों तक पहुंच सके। दूसरा है नदियों के प्रवाह को बनाए रखना। नदियों में अपना जो एक त्वरित प्रवाह होता है, जिस सामान्य प्रवाह से नदियाँ प्रवाहित होती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। जब भी इसमें अवरोध उत्पन्न होता है तो जो अधिक जल की मात्रा होती है नदियों की, वो आसपास के क्षेत्र में फैलने लगती है, जिस कारण आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। तो नदियों के त्वरित प्रवाह को बनाए रखने के लिए जैसे भूस्खलन वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए, अपरदन की मात्रा को, मिट्टी के अपरदन की मात्रा को कम करने के उपाय किए जाएं, और नदियों पर बांध कम से कम बनाए जाएं। उत्तराखंड की जो आपदा थी, अगर आपको याद हो, इसमें नदियों के उस बाढ़ की जो विभीषिका रही, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, नदियों में जो बांध बने हुए थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा उस बाढ़ आपदा का इतना विध्वंसक होने में, क्योंकि बांध नदी के प्रवाह को या उसके प्राकृतिक प्रवाह को रोक देते हैं। अगला है बाढ़ की भविष्यवाणी करना। समय रहते यदि हम बाढ़ की भविष्यवाणी करें तो व्यापक जनजीवन को हम बचा सकते हैं। लोगों को जानकारी दे करके उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे कि लोगों के जीवन की रक्षा हो सकती है। और लास्ट में है बाढ़ के प्रभाव को कम करना। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाकर, नदियों तक वाही जलों को रोककर, भविष्यवाणी करके बाढ़ के प्रभाव को व्यापक रूप में फैलने से रोक सकते हैं। और इस प्रकार जब हम बाढ़ के प्रभाव को या इस आपदा की विभीषिका को कम कर लेंगे तो इसका जो विनाश है उसको कुछ हद तक हम नियंत्रित करने में सफल हो जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रयास इसी बात का करना चाहिए कि इस आपदा से होने वाले नुकसान को हम कितना ज़्यादा कम कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम लोगों तक आपदा का प्रभाव पड़े और कम से कम जनजीवन या मानव संपदा का नुकसान हो। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़े रहें।